हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस, क्योंकि हमने पूरी थ्योरी को पढ़ लिया है। पूरी थ्योरी हमारी समाप्त हो चुकी है। तो हमने किस किस की थ्योरी कंप्लीट की है अभी? तो हमने होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन और न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी समाप्त कर ली है। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस न्यूट्रिशन साइंस की। उसके बाद करेंगे, सिर्फ एक दिन होगी। एक दिन आपके होम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी और एक दिन आपके एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रैक्टिस होने वाली है। उसके बाद हमारा कंटिन्यू चलने वाला है क्या? टेक्सटाइल। ठीक। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा लास्ट में आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठिएगा, मैं आपको रोज बताती हूँ। कुछ नहीं, अगर आपको नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको पुराने पुराने मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे, तो उन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा और ये भी काउंट करते रहिएगा कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। इससे मुझे एक अंदाजा मिलेगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है अभी। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ नहीं है? मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं है। तो मक्खन और घी पहला है आपका, दूसरा पनीर, चॉकलेट आ जाता है, तीसरा है मलाई, आइसक्रीम, आलू चिप्स, व्यंजन और चौथा है आपका मांस, मछली, अंडा। तो आपको पता है कि इन सब में आपको क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाता है। ये सारे क्या होते हैं आपको? ये सारे इनमें से जो भी हैं आपके, जैसे चॉकलेट हो गया, मलाई आइसक्रीम हो गई, आलू हो गए, मक्खन हो गए, इन सब में आपको क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। लेकिन ये जो मांस, मछली और अंडा हैं, ये आपके उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले भोज्य पदार्थ नहीं होते हैं। आपको पता है ये जो मांस है, मछली है, अंडा है, ये आपके किसके सोर्स होते हैं? तो ये आपके प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। तो आपको पता है ये तो वसा का सोर्स हो जाता है। ये आपका इसमें चॉकलेट आ जाता है, इसमें भी जो है पनीर तो है आपका, लेकिन क्या पनीर लेकिन साथ में आपको क्या दिया गया है? चॉकलेट दिया गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वाला कौन-सा नहीं है, तो ये आपका जो मांस, मछली और अंडा है, ये आपके प्रोटीन, रिच प्रोटीन सोर्स होते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। जो आपका संतुलित आहार है, उसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन-सा है? या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं? जब आपने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, तो आपने 5 प्रकार के पोषक तत्व पढ़े थे और वो पाँचों आपको यहाँ पर नज़र आएँगे। एक है आपका कार्बोज, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है आपका विटामिन और खनिज लवण, चौथा है आपका वसा। तो आपको पता है ये जो ऊपर के 2 हैं, मतलब कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया और ये जो फैट होता है, ये तीनों आपको क्या देते हैं? ये तीनों आपको एनर्जी देने का कार्य करते हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तो ये सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सीय भोजन तैयार करने के संदर्भ में विशेषज्ञों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जब चिकित्सीय भोजन तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे में विशेषज्ञ को किस बात का ध्यान रखना चाहिए जो भोजन तैयार कर रहा है? रोगी की आर्थिक स्थिति, रोगी की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति, रोगी शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, उपरोक्त सभी। तो अभी आपने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पढ़ा था कि जब आप एक रोगी का भोजन तैयार कर रहे हैं, आहार बना रहे हैं उसका, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो पहला आपका सही हो गया कि रोगी की आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रोगी की आर्थिक स्थिति क्या है।
ऐसा ना हो कि आप उसे महँगे-महँगे भोज्य पदार्थ बता दें और वो लेकर खा ही ना पाए। जैसे जैसे उसको प्रोटीन की आवश्यकता है, तो आप अगर उससे ये बोल देंगे कि जो है आप जाइए पनीर लेकर आइए, पनीर खाइए और सोयाबीन खरीदिए, मतलब उसे आप महँगे-महँगे चीज़ें बता दे रहे हैं। तो क्या वो जो एक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर रोगी है, क्या वो इन चीज़ों को ले पाएगा? नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि रोगी की आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा है रोगी की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति। रोगी का धर्म कैसा है? क्या वो मांस मच्छी खाता है या नहीं खाता है? तो जैसे आपको पता है कि जो लोग धार्मिक होते हैं, धार्मिक का मतलब वो किस धर्म से बिलॉन्ग करते हैं। तो जैसे धार्मिक में जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई पुजारी हो गया, जैसे मान लेते हैं शाकाहारी हो गया, यहाँ पर पुजारी से मतलब हम शाकाहारी से ले सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर शाकाहारी है, तो क्या वो मांस, मच्छी ये सारी चीज़ें खाएगा? नहीं खाएगा। तो ये बात इसी में आपकी इंक्लूड हो गई। तो आपको जब एक भोजन तैयार कर रहे हैं रोगी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, इन सारी स्थितियों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पेचिश के रोगी का आहार होना चाहिए। जो एक पेचिश का रोगी है, उसका आहार कैसा होना चाहिए? केवल उसको फल देना चाहिए, दही चावल देना चाहिए, रोटी सब्जी देना चाहिए या फिर सिर्फ हमें उसे दूध देना चाहिए। तो जो पेचिश का रोगी होता है, पेचिश के रोगी को दही और चावल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? दही चावल देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अतिसार। अतिसार के रोगी को कैसा आहार दिया जाना चाहिए? नरम व तरल आहार देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अतिसार का रोगी होता है उसे हमें तरल व नरम आहार देना चाहिए। कैसा आहार देना चाहिए? तरल और नरम आहार उसे देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भोजन परोसने की किस शैली में भोजन खड़े होकर परोसते हैं? एक आपकी एक शैली होती है जिसमें हम भोजन बैठकर खाते हैं और दूसरा होता है जिसमें भोजन खड़े होकर खाया जाता है। भोजन को जब हम परोसते हैं तो व्यक्ति खड़ा होकर खाता है और एक शैली आपकी होती है कि जिसमें भोजन व्यक्ति बैठकर खाता है। तो आपने इन दोनों शैलियों का नाम सुना है। तो जो भारतीय शैली होती है उसमें व्यक्ति बैठकर और आराम से खाता है। लेकिन जो पाश्चात्य शैली होती है, पाश्चात्य शैली में लोग खाना खड़े होकर खाते हैं। ठीक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली में लोग कैसे खाना खाते हैं? तो पाश्चात्य शैली में लोग खाना बैठकर खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं और भारतीय शैली में बैठकर खाते हैं। भारतीय शैली का ही एक रूप आप क्या है? बुफे शैली होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पकाने से भोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? जब आप भोजन को पका देते हैं, तो क्या लाभ होता है उससे? क्या भोजन अपाच्य हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, नष्ट हो जाता है या फिर आकर्षक हो जाता है? तो आपने पढ़ा था भोजन पकाने की लाभ क्या होते हैं? क्या महत्व होता है भोजन पकाने का? सबसे पहला एक तो आपने आकर्षक के बारे में भी सुना था, लेकिन यहाँ पर आपको सुपाच्य और आकर्षक दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सुपाच्य। हम भोजन को इसलिए पकाते हैं ताकि वो सुपाच्य हो जाए। अब सुपाच्य तो हो रहा है आपका भोजन, साथ ही साथ उसका जो है आकर्षण, वो देखने में भी कैसा लगेगा? आकर्षक लगेगा। और पकाने से क्या लाभ होता है कि भोजन में विविधता भी आ जाती है और क्या होता है उसका प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो भोजन पकाने के कई लाभ होते हैं, ठीक? और ये भोजन जो पकाया जाता है वो भी कई तरीके से पकाया जाता है। तो इसके बारे में भी आपने पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से उच्च रक्तचाप के कारक हैं। इनमें से उच्च रक्तचाप का कारक क्या है? मोटापा एवं वंशानुगत है, मानसिक दबाव है,
नशे वाली वस्तुओं और अल्कोहल का प्रयोग है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि उच्च रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जैसे मोटापा और वंशानुगत कारण हो सकते हैं। मानसिक दबाव भी इसका कारण हो सकता है। नशे वाली वस्तुओं और अल्कोहल का प्रयोग भी हो सकता है और उपरोक्त सभी। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ये सारे कारण जो आपको दिए गए हैं, ये सभी उच्च रक्तचाप के कारक होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मोटे व्यक्ति के आहार आयोजन में लाभकारी तत्व हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसे हमें किस प्रकार का आहार देना चाहिए? गाजर, मूली, पालक, लौकी, चुकंदर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी सब्जियां, दही या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है एक मोटे व्यक्ति के आहार में हमें इन सारी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। क्या-क्या? जैसे चुकंदर हो गया, मूली, पालक, लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी शाक-सब्जियाँ जितनी भी होती हैं, उन सभी को एक मोटे व्यक्ति के आहार में शामिल करना चाहिए। और क्या? दही को भी शामिल करना चाहिए। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपको नीचे कथन दिया गया है, अब आप विचार कीजिए कि कौन-सा सही है, ठीक? पहला कथन है कि ब्लेंड आहार की विशेषता होती है कि यह रेशेदार नहीं होते हैं। जो ब्लेंड आहार होता है, उसका ये विशेषता होती है उसकी कि उसमें रेशे नहीं होते हैं। दूसरा है आपका, ऐसा आहार अधिक सुगंधित होता है, इन्हें खाद्य सामग्री के रूप में बार-बार लेना पड़ता है। तो ये जो आपका पहला कथन दिया गया है, ये इस तरह से नहीं रहेगा, जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, ऐसे नहीं रहेगा। आपको ये दोनों कथन ध्यान रखने हैं और फिर आपका ऑप्शन ये रहेगा, जैसे ये आपका ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक? मैंने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया इसको, तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहला केवल एक सही है, दूसरा हो जाएगा केवल बी सही है, तीसरा हो जाएगा ए, बी दोनों सही है और चौथा हो जाएगा आपका ना तो ए और ना ही बी, मतलब ना तो पहला और ना ही दूसरा। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है, जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, उस हिसाब से आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो जो ब्लेंड आहार होता है ना, उसकी विशेषता यही होती है कि उसमें रेशे नहीं होते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम हमेशा ऐसा आहार नहीं ले सकते हैं जिसमें रेशे ना हो। तो हमें रेशे जो होते हैं वो हमारे शरीर में पचते तो नहीं हैं, लेकिन पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि ब्लेंड आहार की विशेषता होती है कि उसमें रेशे नहीं होते हैं, लेकिन आप इन्हें बार-बार नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सिर्फ यही पहला वाला है, तो यहाँ पर आपका केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आमाशय तथा आंत विकार के रोगियों अथवा शल्य क्रिया के बाद रोगियों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो आमाशय तथा आंत की क्रिया, जैसे शल्य चिकित्सा क्या हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद आप उसे किस प्रकार का आहार देंगे? क्या उसे आप तरल आहार देंगे, पूर्ण तरल आहार देंगे, ठोस आहार देंगे या फिर कोमल आहार देंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता है, तो हम उसे किस तरह का आहार देते हैं, उसे हम पूर्ण तरल या फिर तरल ठोस ऐसा आहार नहीं देते हैं। हम उसे कैसा आहार देते हैं? उसे हम कोमल आहार देते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन-सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन-सा है जो विटामिन की कमी से रोग नहीं होता है? पहला है आपका रतौंधी, दूसरा है आपका पेलग्रा, तीसरा है आपका रिकेट्स और चौथा है आपका मैरस्मस। तो आपको पता है कि रतौंधी
ये भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा, ये भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। और रिकेट्स, ये भी आपके विटामिन की कमी से ही होने वाले रोग होते हैं। तो आपको पता है ये जो मेरेस्मस होता है ये विटामिन से होने वाला रोग नहीं होता है। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो मेरेस्मस होता है और क्वाशियोरकर, ये प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अब आप मुझे बताएँगे कमेंट करके कि ये जो मेरेस्मस होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है या फिर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है? क्योंकि आपने पढ़ा था, साथ में ही हमने पढ़ा था कि क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो एक जो होता है वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन एक आपका होता है जो प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि ये मेरेस्मस किसकी कमी से होता है? अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक? जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और साथ में मैंने आपको ये बोला है कि आप बता दिया कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मांसपेशियों में थकान होने पर कौन-सा विटामिन लेना चाहिए? मांसपेशियों में अगर थकान है, तो थकान को दूर करने वाला विटामिन कौन-सा है? बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्या विटामिन ए है? क्या विटामिन के है? क्या विटामिन डी है? या फिर विटामिन ई है? तो अगर मांसपेशियों में थकान हो रही है, तो थकान को दूर करने के लिए आप विटामिन के लेंगे। क्या लेंगे? विटामिन के लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है, वह डॉट 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 एमिनो अम्ल कहलाते हैं। मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है, उसको हम किस प्रकार का एमिनो अम्ल बोलते हैं? क्या वो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं? क्या वो अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं? या फिर वो आंशिक एमिनो एसिड होते हैं? या फिर वो साधारण एमिनो एसिड होते हैं? तो आपको पता है कि हमने पढ़ा है एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपके 10 कैसे होते हैं? आवश्यक होते हैं, 5 कैसे होते हैं? अनावश्यक होते हैं और 5 जो होते हैं वो आपके आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारे शरीर में जिनका संश्लेषण नहीं हो पाता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम आवश्यक एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि हमें इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। और अनावश्यक हम किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर में ही बनते हैं, उन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी की भरपूर भोजन करने की सलाह दी थी। मतलब जिस टाइम पर महामारी फैला था, या फिर हम कह सकते हैं जैसे आप जानते हैं कोरोना, तो कोरोना के टाइम पर जब चिकित्सकों ने विटामिन सी को भरपूर लेने के लिए बोला था, तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन-सा खाद्य समूह है जिसमें हमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ समूह बने गए हैं, 3-3, 4-4 के 3-3 के समूह बने हैं। तो इसमें कौन-सा है जिसमें हमें विटामिन सी मिलेगा? पहला है आपका सोयाबीन, काली मिर्च, ब्रोकली। दूसरा है आपका सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी। तीसरा है आपका ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। चौथा है आपका स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन। तो आपको पता है सोयाबीन प्रोटीन का रिच सोर्स है। अब इसमें भी सोयाबीन आ गया, ये भी नहीं, और इसमें भी सोयाबीन आ गया, इसमें भी नहीं, आपको विटामिन सी मिलेगा। दूध में बहुत कम मात्रा में, या हम कह सकते हैं ना के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा। मतलब जो ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी है और नींबू है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपको विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिल जाती है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
अब यहाँ भी वैसे ही मैंने बनाया है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसको ए बना दिया जाएगा, इसको बी बना दिया जाएगा। ए, बी दोनों सही है, ए, बी दोनों गलत है, केवल ए सही है या फिर केवल बी सही है। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक? पहला है आपका, इसमें जो कथन दिया गया है कि कब्ज को दूर करने के लिए आहार में रेशे से युक्त भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा है आपका कि उच्च उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगी के आहार में सोडियम अधिक मात्रा में देनी चाहिए। तो अगर आपने उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आपने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ा था। ये आपके हृदय संबंधी रोग होते हैं। 2 ही रोग होते हैं हृदय संबंधी, क्या? एक तो आपका उच्च रक्तचाप आ जाता है और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाता है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हृदय के रोगी होते हैं, अब यहाँ पर उच्च रक्तचाप दिया हो या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस दिया हो, आपको क्या ध्यान रखना है? हृदय के। तो जो हृदय के रोगी होते हैं, क्या हम उनके आहार में सोडियम की मात्रा बढ़ा देते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। हम उनके आहार में सोडियम की मात्रा को घटा देते हैं, मतलब बहुत कम कर देते हैं, या फिर किस ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब हमें उन्हें सोडियम बैन करना पड़ जाता है। तो आपका ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका कौन-सा सही हो जाएगा? पहला। तो जो कब्ज़ के रोगी होते हैं ना, कब्ज़ के रोगी को हमें कैसा भोजन देना चाहिए? तो उन्हें आहार युक्त भोजन देना चाहिए। हमें उन्हें आहार में, उनके आहार में रेशों वाले भोज्य पदार्थ की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आमाशय तथा उसके निचले भाग में जुड़े आंत के भाग ड्यूoडेनम में होने वाले रोगों को सामूहिक रूप से कहते हैं। मतलब कि जो आमाशय का निचला भाग है, आमाशय और उसके निचले भाग से जो जुड़ा हुआ भाग होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या होता है? ड्यूoडेनम। ड्यूoडेनम में होने वाले रोग को सामूहिक रूप से आप क्या कहेंगे? क्या उसे पीलिया कहेंगे? क्या उसे बवासीर कहेंगे? क्या उसे हम पथरी बोलेंगे? या फिर उसे हम पेप्टिक अल्सर बोलेंगे? तो अल्सर का मतलब क्या होता है? अल्सर का मतलब होता है घाव। हमने इसको कई बार डिस्कस किया है, ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आहार्य चिकित्सा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आहार्य चिकित्सा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? चिकित्सकों को रोगी की आर्थिक स्थिति जानना चाहिए, रोगी के विषय में इलाज पूर्व सारी स्थिति का पता लगाना चाहिए, रोगी की मनोवैज्ञानिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर लेना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने आहार्य चिकित्सीय आहार के बारे में पढ़ा है। आपको पता है कि क्या हमें एक सिद्धांत क्या होता है कि चिकित्सक को रोगी की आर्थिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड आपने पहले भी एक क्वेश्चन कर लिया है। तो ये सही है कि जो चिकित्सक होता है उसको पता होना चाहिए कि जो रोगी है उसके पास, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कहीं वो गरीब तबके का व्यक्ति तो नहीं है और आप उसे बहुत महँगी-महँगी चीज़ों को खाने के लिए बोल दें। दूसरा है, रोगी के विषय में इलाज पूर्व सारी स्थिति पता कर लेनी चाहिए। आप जिस रोगी का इलाज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पहले से उसकी जो उससे पहले इलाज हो चुका है, क्या उसकी कोई दवा तो नहीं चल रही थी, या फिर व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है। हो सकता है आप उसे कुछ खाने के लिए दे रहे हों और उसको, जैसे मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है उसको लहसुन से एलर्जी है या फिर प्याज से एलर्जी है और आप उसे खाने के लिए दे रहे हैं। अगला है, रोगी की मनोवैज्ञानिक स्थिति की जानकारी भी होनी चाहिए। व्यक्ति मानसिक रूप से किस तरह से है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर आपके सही हैं। इन सभी के बारे में एक चिकित्सक को पता होना चाहिए, अपने रोगी के बारे में उसे पूरी जानकारी होना चाहिए। साथ में ही हमने देखा था कि उसकी धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, उसकी जो वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, उसकी खाने के प्रति रुचि कैसी है। ये सारी चीज़ें एक विशेषज्ञ जो होता है, चिकित्सक जो होता है, जो आहार को तैयार करता है, उसको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका
चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किया था। मतलब चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व में किसने बताया था? क्या फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया था? फ्लोरेंस विलियम ने बताया था? विलियम विल्स ने बताया था? या फिर विलियम नाइटिंगेल ने बताया था? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है नया है, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। तो चिकित्सा में आहार के महत्व को विश्व में सबसे पहले बताने वाली जो महिला थी, जो मतलब व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। इन्होंने ही बताया था कि जो मतलब आहार में चिकित्सा में आहार का महत्व किन्होंने बताया था? तो इन्होंने ही बताया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने ही। नेक्स्ट है आपका कोई एक व्यक्ति है, वो कमजोर दांतों और कमजोर अस्थियों के कारण अस्वस्थ है। उसके सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दांत और उसकी अस्थियां कमजोर हैं, किसी व्यक्ति की दांत और अस्थियां कमजोर हैं, तो उसे कौन सा खनिज लवण चाहिए होगा? तो आपको पता है उसको क्या चाहिए? उसको कैल्शियम चाहिए होगा। सबसे पहले कैल्शियम होना चाहिए। दूसरा, उसको विटामिन डी मतलब विटामिन डी चाहिए होगा। और तीसरा, उसे फास्फोरस चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें यहाँ कहीं पर विटामिन डी के रिच सोर्स मिल जाएं और कैल्शियम के रिच सोर्स मिल जाएं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति किससे अस्वस्थ है? तो कमजोर दांत हैं उसके और अस्थियां कमजोर हैं। तो सबसे पहला है आपका चावल, नींबू, आंवला, गुड़। ठीक। अब आपको पता है कि नींबू और आंवला किसके रिच सोर्स हैं? तो वो हैं आपके विटामिन सी के। तो ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा है आपका घी, चावल, रोटी, दाल। तीसरा है आपका दूध। और आपको पता है आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जो दूध होता है वो कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। तो आपको क्या बताना है उसको? आप उसे कौन-सा आहार देंगे? तो आप उसको कौन-सा आहार देंगे? दूध, सब्जियाँ, फल, पालक, ये सारी चीज़ें आप किसको देंगे? तो जो कमज़ोर दाँत वाला व्यक्ति है और जिसकी अस्थियाँ कमज़ोर हैं, ठीक? तेल, अंडा, आप तेल, घी, ये सारी चीज़ें आप तो कार्बोज के रिच सोर्स हो रहे हैं, उच्च कैलोरी वाले हो रहे हैं। तो ये सारी आपके उच्च कार्बोज में आ जाते हैं, मतलब उच्च कैलोरी वाले भोजन हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या बताना है? हमें उसे कैल्शियम देना है। सबसे मेन बात हमें क्या ध्यान रखना है? कैल्शियम और विटामिन डी जहाँ से मिल सके, ठीक? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भली प्रकार से सजाकर परोसने से साधारण खाद्य पदार्थ भी लगने लगते हैं। अगर आप कोई साधारण सा भोज्य पदार्थ है, अगर आप उसे किसी को सजाकर परोस रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? अधिक आकर्षक लगेगा, अधिक क्षुधावर्धक लगेगा, दोनों लगेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिक आकर्षक, ये तो समझ में आ रहा होगा। जो ये अधिक क्षुधावर्धक है ना, इसका मतलब भूख को बढ़ा देंगे ये। तो आपको पता है कि अगर आपने पढ़ा था कि खाने में विविधता ले आएँगे। मतलब आप अगर भोज्य पदार्थ बना रहे हैं और उसको परोसने में विविधता ले आएँगे, सजावट की दृष्टि से मतलब सजाकर उसको परोसेंगे, तो पहला तो खाना आपका आकर्षक दिखेगा ही दिखे। दूसरा, आपके भूख में भी वृद्धि हो जाएगी, आपको भूख ज़्यादा लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। मतलब कि ये पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, ये दोनों आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्यक्ति को अपने आहार से बीटा कैरोटीन नामक पोषक तत्व प्राप्त करना होगा, तो उसे लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बीटा कैरोटीन आपको किस में मिलने वाले हैं? और आपको ये पता है कि बीटा कैरोटीन जब हम लेते हैं तो वो किस में परिवर्तित होता है? तो वो जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगर कोई विटामिन अपने स्वाभाविक रूप में नहीं होता है, उसे लेने के बाद हमारे शरीर में जब क्रिया होती है, उसके बाद वो परिवर्तित होता है, अपने मूल रूप में आता है, तो उसे हम कौन-सा विटामिन कहते हैं?
अभी हमने इससे रिलेटेड कल या परसों 2 से 3 क्वेश्चन किया था, ठीक? तो सबसे पहले आ जाता है आपका सर्दी में गाजर लेना चाहिए, गर्मी में कद्दू लेना चाहिए और गर्मी में आम लेना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति को अपने आहार में बीटा कैरोटीन लेने के लिए क्या लेना चाहिए? इन सभी को लेना चाहिए। गाजर हो गए, कद्दू हो गया, आम हो गया। अब ये सीज़न दे दिया गया है आपका कि जो है इसी सीज़न में मिलता है, बाकी आपको भी पता है कि गाजर, कद्दू, आम ये सब कब मिलते हैं, ठीक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आधारित चयापचय दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या हम सामान्य विधि का प्रयोग करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं या फिर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं या फिर इनमें से हम किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करते हैं? तो आपको पता है कि आधारीय चयापचय ज्ञात करने के लिए जो मुख्य रूप से विधि अपनाई जाती है वो कौन-सी होती है? तो वो अप्रत्यक्ष विधि होती है। कौन-सी होती है? अप्रत्यक्ष विधि होती है जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य अधिक होगा? मतलब इसमें कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनका जो ऊर्जा मूल्य होगा वो अधिक होगा? पहला आ जाता है आपका कार्बोज, प्रोटीन, वसा, जिनमें ये तीनों चीज़ ज़्यादा होंगे वो आपका ऊर्जा मूल्य अधिक देगा, या फिर जिनमें विटामिन, वसा ज़्यादा होंगे वो देगा, या जिनमें विटामिन, खनिज लवण ज़्यादा होंगे वो देगा, या फिर जिनमें कार्बोज, विटामिन और जिनमें कार्बोज, विटामिन कम और वसा ज़्यादा होगा वो देगा। तो आपको पता है जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और आप कहेंगे इतना ईज़ी है, इतना ईज़ी है, बीपीएससी ने यही पूछ भी लिया, ठीक? तो जो खनिज लवण होते हैं और विटामिन होते हैं, ये आपको एनर्जी नहीं देते हैं। तो एनर्जी देने वाले कौन-कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये तीनों भोज्य पदार्थ जिसमें अधिक मात्रा में होंगे, वो हमें भोज्य पदार्थ अधिक देंगे। वो भोज्य पदार्थ हमें एनर्जी, उनका एनर्जी मूल्य अधिक होगा। इसमें आपका विटामिन आ जा रहा है, इसमें खनिज लवण आ जा रहा है, इसमें भी आपका विटामिन आ जा रहा है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर यही पहला वाला हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा क्या है? क्या उसे हम आधारीय उपापचय बोलते हैं, आधारभूत उपापचय, जूल बोलते हैं, कैलोरी मीटर बोलते हैं या फिर कैलोरी बोलते हैं? तो जो शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आधारभूत उपापचय बोलते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? क्या कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए आप प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। इनमें से कौन-सा है जो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है? क्या वो पपीता होता है? क्या वो आम होता है? क्या वो अमरूद होता है? या फिर वो सेब होता है? तो इसका एक आपको पता होगा, आप अभी फटाक से बोलेंगे कि पपीता। क्यों? क्योंकि हमने पपीता सुना है कि जो पपीता होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, प्रचुर स्रोत होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको आम भी दिख रहा है। आम और पपीता ये दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों ही आपके विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं। अब इसमें से सही कौन-सा होगा? तो इसमें से सही आपका आम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आम होता है, आम में कितना पाया जाता है? तो आम में आप पाते हैं 54 mg, ठीक?
54 mg आम में पाया जाता है और पपीते में 47 mg पाया जाता है। तो जिसमें अधिक मात्रा में होगा हम उसी को तो सही मानेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम। अगर यहाँ पर दोनों दिया होता तो हम दोनों को सही करते, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों नहीं दिया गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आम पर लगाना होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनका जो क्वांटिटी दी गई है मतलब 54 और 47 ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, शाकाहारी के लिए प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत क्या है? आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन आपको प्राणिज भोज्य पदार्थ में अधिक मात्रा में मिलता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो उसके लिए प्रोटीन प्राप्ति का जो उत्तम स्रोत है वो क्या हो जाएगा? क्या वो सब्जी है? क्या वो दूध है? क्या वो दाल है? क्या वो अनाज है? तो आपको पता है कि सब्जी नहीं है, अनाज नहीं है। दूध दूध तो हम ये प्राणिज भोज्य पदार्थ में आ जाता है। तो आपको पता है कि जो दाल होता है, दाल प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। ये आपका कथन कारण से भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि भारत जो है वो कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। यह कथन संबंधित है किससे? क्या विषाक्तता और आहार दूषण है? वो जो दोहरा भार है वो क्या है आपको ये बताना है। संतुलित एवं कुपोषण है, अति पोषण एवं अल्प पोषण है, या फिर असंतुलित पोषण और संतुलित पोषण है। तो ये हमने कई बार पढ़ा है और हमने जब न्यूट्रिशन साइंस की पहली या फिर दूसरी क्लास ली थी तो वहाँ पर इस चीज़ को चर्चा किया था कि जो हमारा भारत है, ये भारत जो है दोहरा कुपोषण का भार उठा रहा है। वो दोहरा कुपोषण है क्या? तो एक आपका आ जाता है अति पोषण और दूसरा आ जाता है अल्प पोषण। अब अति पोषण से कौन ग्रसित है? तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो पोषण से नहीं, सॉरी, जो अमीर तबके के लोग हैं वो लोग अति पोषण से पीड़ित हैं। कैसे? वो काम कम कर रहे हैं, क्रियाशीलता उनके अंदर कम है, लेकिन वो जो कैलोरी अधिक ले रहे हैं, ऊर्जा वो अधिक ले रहे हैं और शारीरिक मेहनत कम कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो अति पोषण से ग्रसित हैं। और अल्प पोषण, तो अल्प पोषण से जो गरीब तबके के लोग हैं वो ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्रियाशीलता अधिक है, उन्हें अधिक मेहनत करना है, अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, लेकिन जो वो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी है। कहने का मतलब अति पोषण में जो पोषक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में लिए जा रहे हैं और जो अल्प पोषण है इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में मिल रहे हैं। जैसे जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं वो अधिक पोषक तत्व लिए जा रहे हैं और जो अधिक मेहनत कर रहा है व्यक्ति वो कम पोषक तत्व पा रहा है। तो इसी वजह से जो हमारा भारत है वो दोहरे कुपोषण का शिकार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा का जमाव कहाँ पर होता है? वसीय ऊतक में होता है, यकृत में होता है, एपिथेलियम में होता है, या फिर बाह्य त्वचा में होता है। तो जो मानव शरीर में वसा का जमाव होता है वो जमाव कहाँ होता है? वो जमाव होता है वसीय ऊतकों में होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि यकृत को हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक। या फिर आप मुझे बताएंगे कि स्टोरेज हाउस के नाम से किसको जानते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है तो बड़ा छोटू सा क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। तो असंक्रामक रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। और संक्रामक रोग क्या होता है? तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है वो आपका क्या होता है? तो वो संक्रामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि असंक्रामक रोग नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि संक्रामक रोग कौन सा है आपको ये बताना है। तो जो गठिया होता है क्या ये संक्रामक रोग है? नहीं। उच्च रक्तचाप ये संक्रामक रोग है? नहीं।
हृदय रोग ये संक्रामक रोग है? नहीं, तो है क्या? ये टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है? तो ये दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ये क्या होता है? ये आपका संक्रामक रोग होता है। अगर क्वेश्चन की भाषा में बोले तो ये असंक्रामक रोग नहीं होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से किस में लॉरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और साबुन के निर्माण में किया जाता है? मतलब इनमें से किस में लॉरिक एसिड पाया जाता है? और लॉरिक एसिड के बारे में हमने पहले पढ़ा है। क्या वो मक्खन होता है, मक्खन में पाया जाता है, जैतून के तेल में पाया जाता है, सरसों के तेल में पाया जाता है, या फिर नारियल के तेल में पाया जाता है? तो नारियल का जो तेल होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और साबुन के निर्माण के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन को विटामिन एच कहते हैं? और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो विटामिन एच होता है ये किसकी फैमिली का होता है? तो ये जो होता है विटामिन एच आपका ये विटामिन बी की फैमिली होता है। यहाँ पर तो हम एच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन जी हम किस विटामिन को बोलते हैं। तो जो विटामिन एच होता है वो क्या हम राइबोफ्लेविन को बोलते हैं, या फिर हम बायोटीन को बोलते हैं, नियासिन को बोलते हैं, या फिर कैरोटीन को बोलते हैं? तो जो विटामिन एच होता है, विटामिन एच और किसे बोलते हैं? तो ये जो बायोटीन होता है, बायोटीन को ही हम विटामिन एच के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन जी को हम किस विटामिन को विटामिन जी के नाम से जानते हैं। साथ में मुझे इन सभी के रासायनिक नाम भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पिपेरिन एक यौगिक है जो पाया जाता है, पिपेरिन एक यौगिक है जो पाया जाता है, किस में पाया जाता है? क्या वो लौंग में पाया जाता है? क्या वो इलायची में पाया जाता है? क्या वो काली मिर्च में पाया जाता है, या फिर वो हल्दी में पाया जाता है? तो पिपेरिन किस में पाया जाता है? पिपेरिन काली मिर्च में पाया जाने वाला यौगिक होता है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। सल्फोराफेन एक यौगिक है, जो ये सल्फोराफेन है एक यौगिक है जो कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है, पाया जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सल्फोराफेन होता है ये किससे सुरक्षा करता है? तो कैंसर से सुरक्षा करता है। पहला तो आपका यहीं से एक पॉइंट निकल जाता है। दूसरा है कि ये पाया किस में जाता है? क्या ये चाय में पाया जाता है? क्या ये मछली में पाया जाता है? क्या ये दूध में पाया जाता है? या फिर ये ब्रोकली में पाया जाता है? तो ये जो सल्फोराफेन होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये ब्रोकली में पाया जाता है। और ये किससे सुरक्षा करता है? तो ये आपका कैंसर से सुरक्षा करता है। ठीक? पॉइंट को नोट कीजिएगा, थोड़ा नया है, मुझे लग रहा है कि आपको नोट करना चाहिए। ठीक? एरिथीमिया एरिथीमिया का आशय है, एरिथीमिया का क्या आशय है? हृदय गति शून्य है, नाड़ी तंत्र में कोई दोष है, या फिर असामान्य हृदय लय है, या फिर रक्त में लवण की कमी है? तो एरिथीमिया क्या होता है? एरिथीमिया का अर्थ होता है कि असामान्य हृदय लय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने इसको बस शॉर्ट में लिख दिया है, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक? तो कथन क्या है आपका कि बुखार प्रभावित व्यक्ति को ठोस आहार कम मात्रा में देना चाहिए। जिस व्यक्ति को बुखार है उसे हमें ठोस भोज्य पदार्थ कम मात्रा में देना चाहिए। दूसरा है आपका, आहार की योजना बनाते समय कम रेशेदार, उच्च प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन शामिल करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर बुखार से पीड़ित है तो उसके आहार में हमें ठोस आहार कम देना चाहिए। हाँ, सही है। और इसके आहार की योजना बनाते समय उसमें कम रेशेदार,
उच्च प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए। तो हाँ, जो व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, बुखार से पीड़ित होता है, तो उसके आहार में हमें ठोस की मात्रा कम कर देनी चाहिए और उसका आहार बनाते समय कम रेशे युक्त, उच्च प्रोटीन युक्त, कैलोरी युक्त हमें उसे भोज्य पदार्थ देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि द्रव आहार व्यक्ति को तब दिया जाता है जब व्यक्ति ठोस आहार को सहन करने में असमर्थ होता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एक व्यक्ति होता है उसे द्रव आहार तब दिया जाता है जब वो ठोस आहार नहीं ले पाता है। क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर इससे संबंधित ही नहीं है? तो आपको पता है कि जो एक व्यक्ति होता है जब वो द्रव आहार उसे हम तभी देते हैं जब वो ठोस आहार को नहीं ले पाता है। आपने ये भी देखा है कि हम कई प्रकार से आहार को देते हैं, ठीक? तो ये कथन क्या है आपका? ये कथन आपका सत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्वर की अधिकता, मितली, वमन, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे बुखार अधिक है, मितली हो रही है, वमन हो रहा है, डायरिया है, उसके पाचन तंत्र में कोई विकार है, तो ऐसे व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? तरल आहार देना चाहिए, ठोस आहार देना चाहिए, वाष्पित आहार देना चाहिए या फिर नसों में सुइयों द्वारा आहार देना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इन सब से पीड़ित है, मतलब बुखार है उसको काफ़ी मात्रा में और उसको मितली आ रही है, वमन हो रहा है, डायरिया से ग्रस्त है, उसके पाचन तंत्र में भी कोई विकार है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसा आहार देंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम तरल आहार देंगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, चावल का पानी दिया जाता है। किस रोगी को चावल का पानी दिया जाता है? क्या मलेरिया में दिया जाता है? तीव्र ज्वर में दिया जाता है? अतिसार में दिया जाता है या फिर क्षय रोग में दिया जाता है? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएँगे कि क्षय रोग के लिए कौन-सा टीका दिया जाता है, ठीक? अब ये बताइए कि चावल का पानी किसे देंगे? तो जो अतिसार का रोगी होता है, उसे हम क्या देते हैं? उसे हम चावल का पानी देते हैं। किसे? अतिसार के रोगी को, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप, भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब इनमें से कौन-सी भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि है? क्या तलना है, भूनना है, सेंकना है या फिर उबालना है? तो आपने पढ़ा था कि सबसे अच्छा भोजन कौन-सा होता है? तो जिसे हम उबाल कर बना लेते हैं वो जो है आपका अच्छा भोजन होता है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि वही होती है। तो तलना नहीं, भूनना नहीं, सेंकना नहीं, क्या? उबालना। उबाल कर आप उबाल कर जो भोजन पकाते हैं वो अच्छा होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि काली चाय के उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। जो काली चाय, आपको पता है कि चाय हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी, कौन-सी? एक हरी चाय, एक काली चाय। तो हरी चाय और काली चाय में सिर्फ़ एक अंतर था, वो मैंने आपको बताया था। बस वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चाय के उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है क्या? पीसना, सतह पर स्थिर करना, मिश्रित करना या फिर खमीरीकरण। तो आपको पता है कि हरी चाय और काली चाय में अंतर कहाँ आ जाता है? तो उसके बनाने की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है, खमीरीकरण करते हैं। जो काली चाय होती है उसका हम खमीरीकरण करते हैं और जो हरी चाय होती है उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। और मैंने आपको नोट करके लिखवाया था ओलोंग चाय के बारे में। वो कैसी चाय होती है? तो वो अर्ध खमीरीकृत चाय होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे पदार्थ जो द्रव के रूप में होते हैं तथा शरीर की ताजगी स्फूर्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं, कहलाते हैं। मतलब ऐसे कौन से द्रव पदार्थ हैं या फिर हम कह सकते हैं पेय पदार्थ हैं जो शरीर को ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं? क्या वो शरबत हैं? क्या वो दाल हैं?
क्या वो मादक पदार्थ हैं या फिर वो पेय पदार्थ हैं? ये लीजिए, मैंने तो इसके ऑप्शन देखे ही नहीं और आंसर पहले ही कर दिया मैंने। तो जो ये द्रव होते हैं, ऐसे द्रव जो हमारे शरीर को ताज़गी और स्फूर्ति प्रदान करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें हम पेय पदार्थ कहते हैं, ठीक? मैंने ऑप्शन नहीं ध्यान दिया और मैंने पहले ही आंसर बता दिया। लेकिन अब आप मुझे बताएँगे कि ये जो पेय पदार्थ हैं, जो आपके शरीर में ताज़गी और स्फूर्ति देने का कार्य कर रहे हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? इसका आंसर मैंने पहले ही कर दिया, तो आप बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी के साथ आंसर बता दीजिएगा कि कौन से हैं स्फूर्ति देने वाले पेय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अल्प पोषण का कारण है। अल्प पोषण का कारण कौन-सा है इसमें? क्या संतुलित भोजन है अल्प पोषण का कारण? क्या अधिक निद्रा है अल्पपोषण का कारण या फिर दोषपूर्ण पाचन व शोषण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि अल्पपोषण का कारण संतुलित भोजन नहीं होता है, अत्यधिक निद्रा भी नहीं होता है, लेकिन दोषपूर्ण पाचन एवं पोषण जो होता है ये आपके अल्पपोषण का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, दोषपूर्ण पाचन एवं शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विटामिन, खनिज लवण तथा जल सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। यह कथन है क्या है? क्या ये कथन सत्य है? क्या ये कथन असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या फिर संबंधित ही नहीं है? तो आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और जो आपके वसा होते हैं, ये तीनों कैसे भोज्य पदार्थ होते हैं? तो ये तीनों ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। लेकिन जो आपके विटामिन, मिनरल होते हैं, साथ में आपका जल भी आ जाता है, ये कैसे भोज्य पदार्थ होते हैं? तो ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन किस प्रकार के प्रोटीन का एक प्रकार होता है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन होता है? क्या ये साधारण प्रोटीन है? क्या ये यौगिक प्रोटीन है या फिर ये दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपने हीमोग्लोबिन या ये कहाँ पर पढ़ा है? तो ये आपने प्रोटीन में पढ़ा है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आप जाएँगे और क्लास को वापस देखेंगे, ठीक? तो जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, हिम और ग्लोबिन, ये 2 से मिलकर बना होता है। तो ये किस प्रकार का प्रोटीन होता है? तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसमें जो ग्लोबिन होता है, ये आपकी यौगिक प्रोटीन होता है, ठीक? साधारण, यौगिक, व्युत्पन्न, ये 3 प्रोटीन होते हैं। आप एक बार क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडे के छिलके का संरक्षक आवरण निम्न से बना होता है। मतलब जो अंडे के छिलके का संरक्षक आवरण होता है वो किससे बना होता है? क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड से बना होता है, पोटेशियम कार्बोनेट से बना होता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है? तो जो अंडे के छिलके का बाह्य आवरण होता है ना, जो संरक्षक आवरण जिसे कहते हैं, तो वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अनाजों की अपेक्षा दालों में कौन से एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? अनाजों की अपेक्षा दालों में पाया जाने वाला एमिनो अम्ल कौन सा है? क्या वो लाइसिन है, मिथियोनिन है, थ्रियोनिन है या फिर ये दोनों हैं? मतलब कि मिथियोनिन और थ्रियोनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। तो कौन कौन से एमिनो अम्ल दाल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो पहला तो हो जाता है मिथियोनिन और दूसरा हो जाता है थ्रियोनिन। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम होता है। अंकुरण के समय इनमें से सक्रिय एंजाइम कौन सा होता है? क्या एमाइलेज होता है, क्या टैनिन होता है, रेनिन होता है या फिर प्रोटीपेज होता है? तो आपको पता है कि अंकुरण के समय जो सक्रिय एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम सक्रिय एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण
किस स्थिति में कॉर्निया नरम हो जाती है एवं घुलना शुरू हो जाती है? विटामिन ए मतलब कि आँखों का रोग हमने इसमें कई स्टेप पढ़े थे। सबसे पहले हमने रतौंधी के बारे में पढ़ा था और आपको बताया था कि इन्हें ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो विटामिन ए की कमी से आपकी आँखों संबंधी रोग होता है, उसमें कौन-सी स्थिति ऐसी आती है जब हमारे आँखों की जो कॉर्निया है वो नरम हो जाती है और घुलना शुरू हो जाती है। पहला स्टेज है आपका केरेटोमलेशिया है, ज़ेरोफ्थैल्मिया है, बिटॉट स्पॉट है या फिर ज़ेरोसिस है। तो आपको पता है कि जो केरेटोमलेशिया की स्थिति होती है, केरेटोमलेशिया में जो आँख की कॉर्निया होती है, कॉर्निया नरम होकर घुलना शुरू हो जाती है, ठीक? तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।